गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई विश कि आप सभी सही होंगे। बिल्कुल सही वीडियो को आपने चूज़ किया है। हाँ, जो टाइटल आपने पढ़ा है, गरीबपुर से हमीरपुर की ओर जाने वाली ट्रेन के अंदर कौन कौन से स्टेशंस आते हैं और हमें किस स्टेशन से कैसे बच के रहना है और हमें सावधानीपूर्वक हमें हमीरपुर में उतरना है। आज हम इसके ऊपर 10 मिनट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ घनश्याम मेहरबार फ्रॉम छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा शहर के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक आता है, ब्लॉक अमरवाड़ा। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक डायरेक्ट सेलर के जीवन में किस किस प्रकार के पड़ाव आते हैं या फिर क्या क्या होने वाला होता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक बार आप ज़रा सोच के देखिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस डिस्कशन के माध्यम से मैं आपको पहले ही बता दूं, तो जब आप बिज़नेस को करेंगे तो आपको वो परेशानी नहीं होगी जिस परेशानी को आपको फ्यूचर में फेस करना होगा। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को कर रहे हो तो भविष्य में जो चीज़ आपके साथ होने वाली है उस चीज़ के विषय में डिस्कस हम अभी करेंगे। तो जिससे कि जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप पहचान जाएंगे या समझ जाएंगे कि वाकई हमें इस सिचुएशन में कैसे संभल के चलना है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी समझते हो। ये बिज़नेस एक संभावनाओं पर आधारित है। कुछ भी चीज़ें निश्चित नहीं होती कि वाकई मेरा बिज़नेस चल पाएगा भी नहीं, या मैं लाखों तक पहुंच पाऊंगा भी नहीं, एक मैं गुड अचीवर बन पाऊंगा या नहीं, मैं जिसको बिज़नेस के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं या जिसको एसोसिएट करने वाला हूं वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म बिज़नेस कर पाएगा नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती। बट यह जो बिज़नेस है वो पूरा का पूरा बिज़नेस संभावनाओं पर आधारित है। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप सभी डायरेक्ट सेलर जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, हम या मैं, आप सभी जितने भी लोग हैं, एक डायरेक्ट सेलर एक ट्रेन आप समझते होंगे, एक ट्रेन जैसी है। हम सभी जितने भी लोग भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, हम सभी एक डायरेक्ट सेलिंग नामक ट्रेन के ऊपर बैठे हैं। हम एक ट्रेन के ऊपर बैठे हैं जो ट्रेन गरीबपुर से हमीरपुर की ओर बढ़ती चली जाती है। आप सभी जानते हैं, अगर भारत के अंदर अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेन के बारे में आपको नॉलेज होगा कि कोई भी ट्रेन किसी भी स्थान से निकलती है और अपने मंजिल तक जाती है। जो ट्रेन जाती है उसको चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर हमेशा अपनी ट्रेन को स्टेशन में ही रोकता है। और आप सभी को पता है कि ट्रेन एक मंजिल से दूसरी मंजिल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती है तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं जहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं और कुछ लोग ट्रेन के अंदर आते हैं और कुछ लोग ट्रेन से बाहर जाते हैं। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा ही है कि अगर आप इस बिज़नेस में हैं तो आप एक डायरेक्ट सेलिंग नामक ट्रेन के अंदर हैं, तो कुछ लोग कुछ स्टेशन में उतर जाएंगे और कुछ स्टेशन में चढ़ जाएंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 स्टेशन के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्टेशन की, जिस स्टेशन का नाम बिरोधपुर स्टेशन। गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाली पहली जो ट्रेन है, जिस ट्रेन के अंदर हम आप सभी बैठे हैं, उस रेल में या उस ट्रेन के अंदर जो पहला स्टेशन आएगा वो आएगा बिरोधपुर स्टेशन। बिरोधपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जब हम अपनी बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं या जब हम अपनी इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, तो सेम वैसे ही कि आपको याद होगा कि गाँव के अंदर बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं और आपने देखा होगा गांव के अंदर या फिर किसी शहर के अंदर बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल 70-80 साल हो जाती है। वो अपने फैशन में, पहनावे में हमेशा धोती कुर्ता पैजामा का उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को लेके। तो सेम वैसे ही जैसे किसी धोती पहनने वाले व्यक्ति को हम जीन्स पहना दे और उसको ये बोले कि आप बहुत अच्छे हो, तो
वाक़ई वो बहुत अच्छा भी होता है या लगता भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस व्यक्ति को देखते हैं कि सालों-साल से धोती पहन रहा है, पैजामा पहन रहा है, लेकिन अचानक से जैसे ही वो जीन्स पहन लेता है, चेंज हो जाता है, अपने आप को बदल लेता है। तो लोग उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, आप कमेंट करना, रिकमेंड, बहुत सारी अजीब-अजीब प्रकार की चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो एक टाइम वो जीन्स पहनने की आदत बना लेता है या फिर कंटिन्यू जीन्स पहनते रहता है, तो जो लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं, वही लोग उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं कि वाक़ई ये जीन्स में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सेम कंडीशन जब हम बिज़नेस के अंदर आते हैं, जब हमें पढ़ाया जाता है बिज़नेस में कि आपको चांस मिला है, आपकी चॉइस है कि को करना नहीं करना, और आपने चॉइस में हाँ कर दिया है, तो फिर आपको चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने वातावरण को, अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने सोच को, अपने थिंकिंग को, अपने व्यवहार को, हर चीज़ को आपको बदलना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है। जब हम इस चीज़ को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारा इस चीज़ का विरोध करने लगते हैं। एक सेम वैसे ही आप मान के चलें, आप सभी जानते होंगे, शायद मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ। आप सभी जानते होंगे कि भारत के अंदर या फिर पुराणों या ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और आप स्वर्ग में एक अपना अच्छा स्थान बनाना चाहते हैं, तो आपको दान करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? दान करना ज़रूरी है। तो अगर सभी दान देखें तो बहुत सारे प्रकार के दान होते हैं, धन दान, श्रम दान, बहुत सारी चीज़ प्रकार के दान होते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा एक और दान होता है जिसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा दान, गौदान। जो गौदान होता है वो किसी पंडित या किसी जजमान के माध्यम से किया जाता है। तो एक बार की ऐसी ही बात है, एक पंडित जी होते हैं जो किसी अच्छे अच्छे धन दान वाले व्यक्ति के घर जाते हैं और वहाँ पे गौदान लेकर आते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही पंडित जी दान लेकर आते हैं, बहुत बढ़िया अपने देखते हैं गौदान में उसको एक गाय मिली है जो बहुत सुंदर है, बहुत ही वाइट कलर की, बहुत शानदार उसकी आकृति है। तो वो गौ लेकर आते हैं जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है। जब उसको वो लेकर आते हैं तो वो उसको पैदल लेकर आते हैं। तो जिसने उनको दान दिया हुआ होता है वो व्यक्ति बोलता है कि आप एक काम करो, इसको इतनी प्यारी है, इतने में प्यार से दिया है आपको, आप इसको अपने कंधों में रख लो। तो उसकी बात मानकर वो पंडित जी, वो जजमान, वो गाय को उठाकर अपने कंधों में रख लेता है। जब वो कंधे में रखता है, थोड़ी दूरी चलता है तो 4 से 5 चोर लुटेरे उसको देख लेते हैं। उसको देखते हैं कि पंडित जी के पास बहुत सुंदर गाय है और इस गाय को हमें क्या करना है, चोरी करना है, या फिर हमें इस गाय को चाहिए, प्राप्त करना है। तो वो चोर प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, ये पंडित जी पैदल पैदल अपने घर तक जा रहा है, लगभग 5 किलोमीटर दूर का रास्ता है। तो हम सभी 1-1 किलोमीटर के अंतर में या फिर आधा-आधा किलोमीटर के दायरे में ऐसे हम पाँचों लोग, चारों लोग खड़े हो जाते हैं। तो बस वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो चोर होते हैं वो 1-1 किलोमीटर के अंतराल में ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े होते हैं तो जैसे ही पंडित जी थोड़े आगे चलते हैं, पहला उसको चोर मिलता है। जब पहला चोर मिलता है तो चोर उनके हाथ जोड़कर, पैर पड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए बोलता है कि पंडित जी, पाए लागू, आप बहुत अच्छे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या है, कैसा, मतलब वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी भी बहुत उत्साहित होकर हाइपरनेस के साथ बताते हैं कि मैं गौ दान लेकर आ रहा हूँ, मैं किसी जजमान के घर गया था, किसी अच्छे व्यक्ति के घर गया था, उसने खुशी से ऊपर मतलब अपनी भगवान के पास स्थान बनाया, इसलिए उसने मुझे गौ दान दिया, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़। तो फिर वो जो चोर होता है वो एकदम आश्चर्यित होते, मतलब चकित होते हुए बोलता है कि गौदान लेकर आए हैं, गौ कहाँ है, कहाँ है आपके पास गाय, अच्छा ये सर में इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो आप, मतलब इस टाइप की चीज़ें बोलता है। तो पंडित जी एकदम गुस्सा हो जाते हैं, भाई मैंने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सफ़ेद वाइट कलर की गाय लेकर आ रही है, इतनी ऊपर, छोटी सी ऊपर सर के ऊपर रखी है और इस मूर्ख को नहीं दिख रही। तो इस बात को फिर बोलता है कि पंडित जी, गाय नहीं, ये तो गधा है, ये तो गधा है। ये बात सुनते ही पंडित जी उसको चमका देते हैं, चैंग देते हैं और बोलते हैं कि चल अलग साइड हो। तो फिर पंडित जी थोड़े आगे चलने लगते हैं, चलते चलते 1 किलोमीटर बीतता है, फिर अगला चोर आ जाता है, फिर वही वही चीज़ें पूछता है, फिर वही दंडवत प्रणाम, वही सारी चीज़ें करने लगता है। फिर बोलता है कि पंडित जी, आपके सर में तो गधा है।
फिर पंडित जी उसको समझाते हैं, फिर उसको बोलते हैं चल तू अलग हो, फिर अगला आगे जाते हैं, अगले आगे जाते जाते फिर अगला 1 किलोमीटर बाद एक और बंदा बैठ जाता है। सेम ऐसे 2-4 किलोमीटर चलने के बाद 2-4 लोग आए। जब 2-4 लोग उसको बोलते हैं कि आपके सर के ऊपर तो गधा है। फाइनली जब आखिरी बंदा पहुंचता है, फिर वो प्रणाम करता है कि पंडित जी पाए लागू, आप बहुत अच्छे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या है आपका, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगता है। तो होता क्या है ऐसे में, जब वो ऐसे बोलने लगता है कि कहाँ से आ रहे हो, तो वो बताता है कि मैं किसी जजमान के घर गया था, मुझे गौदान मिला, बहुत सारी चीज़ें अपने अपने बारे में बताते लगता है। बोलता मुझे गाय मिली, बहुत सुंदर सुशील है। तो फिर वो पूछता है कहाँ है गाय, आपके सर के ऊपर तो गधा है। फिर वो पंडित जी चमका देता है उसको कि तू पागल है, तू साइड हट, बगल में हो। फिर वो पंडित जी आगे चले जाते हैं। जैसे ही पंडित जी आगे जाते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम आगे चलते हैं, और उस गाय को अपने सर से उतारते हैं। और जब उतार के उसको ज़मीन में रखते हैं तो देखते हैं कि वो पंडित जी को वो गाय एक गधा दिख रही है। उनकी आंखों में जो छवि बन गई है वो गधा बन गई है, कि मतलब जो वो सर के ऊपर कंधे में लेकर आ रहे थे वो एक गधा लेकर आ रहे थे। मतलब वो पंडित जी को ऐसा फील हो गया कि वाकई वो गधा है, और वो गधा समझ के उतनी प्यारी सुंदर गाय को उतार देते हैं और उसको अलग कर देते हैं, और जाके पानी नहाते हैं और बोलते हैं कि मेरी तो जात ही अलग हो गई, मतलब जात खराब हो गई, मैं फिर से पूजा करूँगा, अपने आप को शुद्ध करूँगा, इस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब वो पंडित जी गए हुए थे, गौदान के लिए, तो उन्हें दान में गौ ही मिली थी, गाय ही मिली थी, जो कि बहुत सुंदर थी। लेकिन 4 लोगों की बातें सुन के, 4 लोगों का विरोध सुन के पंडित जी ने उतनी अच्छी गाय को छोड़ दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। वो बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, बिजनेस के अंदर आके सीखने तो लगते हैं, स्टार्टिंग तो कर लेते हैं, पर वही ऊर्जा के साथ जाके जब मार्केट के अंदर वो बिज़नेस करते हैं, जब उनको चीज़ें बताई जाती है, जब उनको समझाया जाता है कि आप यहाँ से लाखों कमाओगे, आपकी अच्छी अर्निंग होगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म के अंदर, जब आप लोगों को बताते हो तो लोग आपका विरोध करते हैं। और जब वो विरोध करते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि आप भी गलत करने लगे हो। तो इसमें वही पंडित जी जैसे हाल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग गरीबपुर से अमीरपुर चलने वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन का जो पहला स्टेशन था विरोधपुर, उस स्टेशन में उतर जाते हैं। तो ये पहला स्टेशन था। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में ये स्टेशन आए तो आप इस स्टेशन से सावधान रखिएगा, क्योंकि जो लोग एक बार उतर जाते हैं स्टेशन से, वो जब ट्रेन आगे चलने लगती है तो उस ट्रेन को देखकर बाय करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब मैं इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकता। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो कौन से स्टेशन में उतर रहे हैं, क्या उनकी मंजिल वही थी। हो सकता है कुछ लोगों की वही होती है, बट अगर आपको गरीबपुर की ट्रेन में बैठे और अमीरपुर चलना है तो कहीं ना कहीं हमें इस पहले स्टेशन से अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो आई होप कि आप बचा पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टेशन की, जिस दूसरे स्टेशन का नाम है सल्हापुर स्टेशन। सल्हापुर स्टेशन, ये स्टेशन जब आता है, पहला स्टेशन ख़त्म होता है, जब दूसरा स्टेशन आता है जिस स्टेशन का नाम है सल्हापुर, इस स्टेशन में वो लोग उतरते हैं, या फिर ये वो स्टेशन है जब हम बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हैं और जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बताने जाते हैं, हम ट्रेनिंग के बारे में समझाना चाहते हैं, हम कंपनी बिलीव बताना चाहते हैं, कंपनी पावर बताना चाहते हैं, कंपनी की लीगलिटी बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोगों को बताते हैं। तो लोग हमें एक ही चीज़ बोलते हैं, या फिर आपको बोलते होंगे कि नहीं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है और मैं इससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, और मुझे अपनी उम्र बिताए बहुत टाइम हो चुका है, और ये बाल शायद धूप में सफ़ेद नहीं हुए, ये वाला डायलॉग भी बहुत चलता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये सलाहपुर स्टेशन, ये सलाहपुर स्टेशन सेम वैसा है दोस्त, जैसे एक मोहल्ले में अगर 17 लोग रह रहे हैं तो उन 17 में लगभग 15 लोग सलाह देने वाला काम करेंगे। आप कभी नोटिस करिएगा आपके घर में आपके पिताजी को, आपके दादा को, आपके दादी को, जब वो टीवी देख रहे होते हैं ना, और टीवी के अंदर अगर क्रिकेट मैच चल रहा होता है, टीवी के अंदर क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा होता है, जब इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली हो या फिर धोनी हो या फिर और भी हो, जडेजा, बहुत सारे खिलाड़ी जब वो आपस में खेल रहे होते हैं तो कोई इत्तेफाक से एक बॉल जो विराट कोहली से मिस हो जाए या फिर सहवाग से मिस हो जाए,
तो हमारे घर में जो हमारे पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, वो टीवी देखकर ये बता देते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस बॉल में इतना रन दे देता, या फिर मैं उस बॉल को सिक्स मार देता। मतलब वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को ये समझाना चाहते हैं कि अगर वो उनकी जगह होते तो वो इस बॉल में इतना मार चुके होते। वो व्यक्ति आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है जिस व्यक्ति के खानदान में लगभग 5 पीढ़ी में अभी तक किसी ने बैट नहीं पकड़ा, या पकड़ा भी हो तो कभी इंटरनेशनल नहीं खेला। वो व्यक्ति को समझाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल के अंदर अपना खेल खेल रहा है। तो ऐसे तमाम प्रकार के सलाहकार हैं जो दुनिया को ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, वैसा नहीं, वैसा होगा। आप सभी जानते हैं थॉमस एडिसन को, जिसने बल्ब बनाया है। जब वो बंदा बल्ब बना रहा था तब उसको हज़ारों लोगों ने सलाह दिया कि नहीं, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं बना पाएगा। जिस व्यक्ति ने एरोप्लेन्स बनाए, राइट्स ब्रदर, 2 भाइयों ने मिलकर लोहे को हवा में उड़ा दिया, बहुत सारे लोगों ने उन्हें सलाह दिया। उन्होंने भी सलाह दिया जिन्होंने कभी हेलीकॉप्टर का एच का मतलब भी नहीं समझा होगा। तो ऐसे मार्केट में सर मेरे हिसाब से बहुत सारे सलाहकार लोग हैं जो जीवन में ना खुद कुछ करेंगे, ना सामने वाले को कभी कुछ करने देंगे, लेकिन हमेशा सलाह देंगे। और ये मेरे नज़र में एक ना फोकट के लोग होते हैं, फोकट की सलाह देते हैं। अगर वाकई उनको इस चीज़ का फील्ड है, का नॉलेज है, इस फील्ड का अगर उन्हें नॉलेज है, तो वो खुद जाके इस फील्ड के अंदर अपना करियर क्यों नहीं बना सकते, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत सारे अच्छे खासे लीडर होते हैं जो सलाहपुर के अंदर उतर जाते हैं और जाते जाते ट्रेन को बोलते हैं, हमीरपुर वाली ट्रेन को, कि भाई अब हम इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ देर ट्रेन आगे चलती है, फिर तीसरा स्टेशन आता है जिस स्टेशन का नाम होता है होशियारपुर। ये स्टेशन बहुत भयंकर होता है सर, बहुत ख़तरनाक होता है। इस स्टेशन का शिकार वो होते हैं, या इस स्टेशन में वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ अच्छी खासी टीम बन जाती है। 10 लोग आ जाते हैं, 20 लोग आ जाते हैं, 50 लोग आ जाते हैं, 70-100 की टीम बन जाती है, 150 लोगों की टीम बन जाती है, जिनका इनकम महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 आ जाता है। वो लोग इस स्टेशन के अंदर उतर जाते हैं। जब वो लोग इस स्टेशन में उतरते हैं तो उनकी आप फीलिंग देखिएगा। होशियारपुर जब उनके पास 10 की टीम हो जाती है, 5 की टीम हो जाती है, या 20-50 की हो जाती है, तो वो अपने आप को हीरो मानने लगते हैं। हीरो मानने लगते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई मैं काम क्यों करूँ, मेरी टीम है, वो तो वो काम करेगी, मैं काम करूँगा ही नहीं। मतलब वो टीम अपने आप को हीरो बापू मानने लगते हैं। जबकि देखा जाए तो वो ढंग से ना मीटिंग करेंगे, ना होम मीटिंग करेंगे, ना प्रोडक्टिविटी के बारे में जानकारी देंगे, ना ढंग से क्लासेस के बारे में समझेंगे, ना ढंग से प्लान करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिज़नेस के अंदर आती हो, वो सारी चीज़ वो अलग कर देते हैं अपने जीवन से, और वो एक होशियारगिरी झाड़ने लगते हैं। वो अपने आप को बापू समझने लगते हैं, जिससे कि होता यूँ है कि जो उनकी टीम होती है, जब वो उसको देखती है कि होशियार है, तो ऐसे होशियार लोगों को हर इंसान उपयोग करके अलग करने के लिए सोचता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होशियारपुर में भी उतर जाते हैं, और अधिकतर होशियारपुर का शिकार वही लोग होते हैं, या होशियारपुर रेलवे स्टेशन में वही लोग उतरते हैं जिसके पास 5 की, 10 की, 20 की, 25 की, 50, 100 की टीम होगी। क्योंकि ये अपने आप को हीरो मानते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर मेरे पिताजी का जूता मुझे बनने लगा है तो मैं भी पिताजी बनने लायक बन चुका हूँ। लेकिन उनको नहीं पता कि अगर वो पिताजी बनने लायक बन चुके हैं तो एक्चुअल में उनके पिताजी उनको पिताजी बनाने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। अगर बन चुके होते तो उनके पिताजी उनको वो जिम्मेदारी दे देते। तो आप सभी इस रेलवे स्टेशन होशियारपुर से सावधान रहिएगा। इसके बाद चौथा जो स्टेशन आपके पास आएगा वो आएगा रोमांसपुर जंक्शन या रोमांसपुर स्टेशन। ये स्टेशन बहुत शानदार स्टेशन होता है। इस स्टेशन के बारे में आप सभी मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। रोमांसपुर स्टेशन, ये स्टेशन ऐसा होता है कि कुछ लीडर बिजनेस के अंदर ऐसे होते हैं, आपकी टीम में होंगे, आप थोड़ा सर्च कीजिएगा या फिर मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस बहुत शानदार चल रहा होता है,
जिनकी टीमें काम कर रही होती, जिनके अचीवमेंट अच्छे आ रहे होते, जिनके इनकम अच्छे आ रहे होते हैं, जिनके सम्मान अच्छे मिल रहे होते हैं, सब कुछ व्यक्ति के पास बहुत शानदार होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब इनकी अच्छी इनकम आ रही होती तभी इनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के अंदर एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ या मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जैसे ये मैसेज आता है तो ये लोग बस उस स्टेशन में उतर जाते हैं, उस स्टेशन में उतर जाते हैं और रोमांस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जहाँ वो इस स्टेशन में उतरे तो वो अपनी सारी टीम या सारे बिजनेस या सारे समूह या वो सारे लोग जो उसके ऊपर भरोसा करके बिजनेस के अंदर आए हैं उन सबको भूल जाते हैं। जब वो सारे लोगों को भूल जाते हैं तो उनका जो पूरा मन है वो केवल मस्ती में, एंजॉय में या फिर रोमांस के अंदर चला जाता है। मैं आपको पर्सनल ये अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके टीम के अंदर कोई व्यक्ति को आप बिज़नेस के अंदर ज्वाइन करते हो तो उसको पहले से ठोक बजा के बताओ या बोल के ज्वाइन करो कि देख भाई, अगर तू बिज़नेस ज्वाइन कर रहा है, आप अपने डायरेक्ट पार्टनर को भी समझा सकते हो कि देख भाई, तू अगर बिज़नेस ज्वाइन कर रहा है तो तू कम से कम 4 साल शादी मत करना। क्यों? क्योंकि 4 साल शादी नहीं किया तो हो सकता है तू सफल हो जाए, लेकिन अगर 4 साल के अंदर ही शादी कर लिया तो आप सभी को पता है शादी होने से 3 महीने पहले जो प्रोसेसिंग होती है, जो हाइपरनेस होती है इंसान की, वो बढ़ जाती है उसके प्रति, वो रोमांस के प्रति बढ़ जाती है। तो जो स्टार्टिंग के 3 महीना है पूरा फोकस वहाँ हो जाता है। इसके बाद अगला शादी के बाद के जो 3 महीने हैं वो भी तो उसे देने। तो ऐसे टोटल 6 महीना, 3 आगे के 3 पीछे के, ऐसे टोटल 6 महीने, जिस 6 महीने के अंदर एक इंसान को बर्बाद होने के लिए काफ़ी वक्त है। 6 महीने में कोई भी बर्बाद हो सकता है। तो ये 6 महीने अगर आप अपने टीम के हर सदस्यों के बचा सको तो कम से कम 4 साल तक बचा के रखो, क्योंकि एक ऐसा स्टेशन है कि इस स्टेशन में बहुत ज़्यादा लोग उतर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। और अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर यूथ पीढ़ी देखने को मिल रही है। आप यूथ जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल होगी, वही लोग इस बिज़नेस के अंदर आते हैं। और इस उम्र में इस स्टेशन में उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या आप इस स्टेशन में उतर रहे हो या फिर अपनी टीम को उतरने से बचा रहे हो। इस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो लोग इस स्टेशन में उतर जाते हैं, रोमांसपुर स्टेशन या रोमांसपुर जंक्शन स्टेशन, इसमें जो उतर जाते हैं वो लोग जाती हुई अमीरपुर की ट्रेन को बाय करके जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में कभी सफल नहीं हो सकते और ये इंडस्ट्री बहुत बेकार इंडस्ट्री है, ऐसा बोल के चले जाते हैं। जबकि उनको नहीं पता, जो गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली जो ट्रेन थी, वो ट्रेन के बीच में कुछ स्टेशन थे, उन स्टेशनों में वो उतर के ये बोलते हैं कि अमीरपुर नाम का कोई इलाका ही नहीं है, ऐसा वो समझने लगते हैं। तो ऐसे ये 4 स्टेशन से अपनी टीम और अपने आप को बचाए रखिएगा। इसके बाद आता है 5वां स्टेशन, जिसे हम आलसपुर बोलते हैं। ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन इंसान के जीवन में तब आता है जब इंसान को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर के लीडर को लगभग महीने का 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आने लगता है। जब इतना पैसा किसी व्यक्ति को आने लगता है तो वो व्यक्ति के अंदर ये वाला गुण आलस्य वाला आ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति आलस्य के अंदर पड़ जाए कि जो काम सोए सोए हो रहा है उसको बैठकर क्यों करे, जो काम बैठे बैठे हो रहा है उसको खड़े होके क्यों करे, और जो काम खड़े होके कर रहा है उसको भाग के क्यों करे, और जो काम भाग कर हो रहा है उसको और तेज़ी से जंप लगा के क्यों करे। अगर ये वाली फीलिंग किसी अंदर के अंदर आ जाए तो समझ जाना कि वो व्यक्ति आलस्यपुर रेलवे स्टेशन में उतर जाएगा। और जब वो व्यक्ति यहाँ पर उतर जाएगा तो फिर जाते जाते सिंपल यही चीज़ बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग ख़राब है, डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट नहीं है। आज मैं आपको बता दूं दोस्त, ये 5 स्टेशन से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नामक इस ट्रेन के अंदर बैठे हो तो इन 5 स्टेशन में कभी भी ना आप उतरिएगा ना अपने टीम को उतरने दीजिएगा। एक दिन आप 100% श्योर कि आप पहुंचेंगे, अमीरपुर बिल्कुल पहुंचेंगे। और
ये सफ़र आपका बहुत शानदार होगा। इस सफ़र को शानदार बनाने के लिए आपके अपलाइंस आपके साथ होंगे, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे